जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में। बीकानेर के राठौड़ वंश में कौन कौन से शासक रहे थे। वैसे देखा जाए तो बीकानेर के ये राठौड़ वंश की शाखा प्रारंभ में मारवाड़ की शाखा से ही अलग हुई थी। मारवाड़ में एक शासक हुए थे जोधा। जोधा के ही पुत्र बीका ने एक अलग नींव रखी थी, वो है बीकानेर के राठौड़ वंश। यानी कि पहले ये शाखा मारवाड़ की ही शाखा है, जो कि इसने अपनी एक अलग से शाखा बना ली थी। राबजोधा के पुत्र थे बीका। बीका के द्वारा इस राठौड़ वंश की बीकानेर में नींव रखी गई थी। बीकानेर का जो पुराना नाम है ये जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में जांगल प्रदेश के नाम से या जांगल देश भी इसको कहा जाता था। इसके उत्तर में कुरु और मद्र दो देश पड़ते थे। महाभारत काल में इस बात का जिक्र है कि कुरु और मद्र दो देश बीकानेर के उत्तर भाग में थे। तो इन्हीं के कारण से इनका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी देखने को मिलता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। पुराने समय में इसका जिक्र किया गया है, महाभारत में किया गया है। किसके रूप में किया गया है? कुरु जांगला और माद्रे जांगला, यानी जांगल देश इसको कहा जाता है। बीकानेर के राठौड़ वंशों का इस पर शासन था, जांगल प्रदेश पर। और यहाँ के जो राजा थे अपने आप को जांगलधर बादशाह कहते थे। जांगलधर बादशाह की जो उपाधि देखने को मिली है, ये बीकानेर के शासक अपने हिसाब से अपने यहाँ लगाते थे। बीकानेर के जो राज्य चिन्ह है इसमें जांगलधर बादशाह लिखा हुआ है। बीकानेर के राज्य चिन्ह में क्या है? जय जांगलधर बादशाह। इनकी जो राजधानी थी यही छतरपुर इनकी राजधानी थी, जिसे कि वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजधानी कौन सी थी? यही छतरपुर। इनकी उपाधि क्या है? जांगलधर बादशाह। कहां का इलाका है? ये बीकानेर का इलाका है, जिसे जांगल देश के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? इसकी स्थापना करने वाले थे राव बीका, जो कि जोधपुर के मारवाड़ के या जोधपुर के जो शासक राव जोधा के पुत्र थे। वैसे बेसिकली देखा जाए तो राव बीका का जन्म 1465 से लेकर के और 1504 के बीच में इनका शासनकाल रहा था। राव बीका ये जोधपुर के जोधा की पत्नी रानी नौरंगदे का पुत्र था और इनका जन्म 1438 में जाके हुआ था, जबकि इनका जो शासन रहा था 1465 से स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली में हुआ क्या था, एक बार बीकानेर में जोधपुर में जोधा दरबार में बैठा हुआ था और उसी दरबार में बीका और उसके चाचा आपस में कानापूसी कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो उसी समय जोधा की नजर जब इन पे पड़ी थी तो जोधा ने पूछा था, भाई काका भतीजा ऐसी क्या बात कर रहे हैं? क्या कोई नया ठिकाना जीतने की कोई योजना चल रही है? तो जोधा के भाई कांदल ने कहा था, भाई आपकी कृपा होगी तो ये भी काम हो जाएगा। उसी समय इस दरबार में जांगलू प्रदेश के एक सांखला थे, नापा सांखला, ये भी इस दरबार में था। तो उन्होंने जांगल प्रदेश की बात यहां पे कह दी थी, बीका से एक बात छेड़ दी थी कि जांगल प्रदेश पे क्या है, बिलोच ने आक्रमण कर रखा है, तो आप यहां पर आइए और आप यहां पे अधिकार कीजिए। ये बात नापा सांखला के द्वारा बीका को कही गई थी। तो बस फिर क्या था, बीका अपने चाचा कांदल के साथ दोनों नए राज्य की स्थापना करने के लिए और यहां से रवाना हो जाते हैं। यहां से मंडोर जाते हैं, मंडोर से बाद में देशनोक बीकानेर में जाते हैं। वहां पे उनकी मुलाकात करणी माता से होती है और करणी माता के आशीर्वाद से ही इन्होंने आगे जाकर बीकानेर में स्थापना की थी। तो पहले तो ये मंडोर आते हैं, मंडोर के बाद में ये देशनोक पहुंचते हैं, वहां पे करणी माता का आशीर्वाद लेते हैं और आगे चल करके ये आ जाते हैं कोडम देसर में। कहां आ जाते हैं? कोडम देसर में ये आ जाते हैं और कोडम देसर में ही ये अपने आप को राजा घोषित कर देता है। बाद में होता क्या है कि सांखला के एरिया में पहुंच जाता है जांगलू, और जांगलू में जाकर के सांखलाओं के 84 गांवों पर यह अधिकार कर लेता है। तो आया कहां था? पहले मंडोर आया था, मंडोर के बाद में देशनोक, देशनोक में माता करणी माता का आशीर्वाद लेता है
और यहां से आता है कोडमदेसर। कोडमदेसर में अपने आप को राजा घोषित कर लेता है और यहां से फिर वो जांगलू जाता है और जांगलू में जाकर के सांकलों पर अधिकार कर लेता है। सांकलों के 84 गांवों पर ये अधिकार कर लेता है। और क्या जानकारियां मिलती है इससे संबंधित? इससे संबंधित एक जानकारी और मिलती है कि पुंगल का जो भाटी शासक था राव शेखा, ये यहां लूटपाट करता था और एक बार ये क्या है मुल्तान की ओर गया हुआ था। तो राव शेखा को, जो भाटी राव शेखा था, इसको मुल्तान के शासक ने कैद कर लिया था। तो शेखा को मुक्त कराने के लिए शेखा की पत्नी ने अपनी पुत्री का विवाह बीका से कर दिया था। यानी कि एक तरह से जो पुंगल के भाटी शेखा था, इसकी पुत्री का विवाह किससे हो जाता है? बीका से हो जाता है। लेकिन बाद में होता क्या है, इनमें विवाद भी हो जाता है। एक बार क्या होता है कि कोडमदेसर में जो बीका अपना किला बनवा रहा था, तो जैसलमेर के राव शेखा से इसका विवाद हो जाता है। इस युद्ध में वैसे देखा जाए तो भाटियों की हार हुई थी, राव शेखा की हार हो गई थी, लेकिन बीका को कहीं ना कहीं आशंका थी कि ये बाद में भी आक्रमण कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1485 ईस्वी के आसपास में राती घाटी के स्थान पर एक गढ़ की नींव रखी थी। वैसे हालांकि इस गढ़ का नाम देखने को नहीं मिलता है, और यहीं पर आसपास में ही, इसी के आसपास में 12 अप्रैल 1488 को बीकानेर नगर बसाया था और यह समय था आखा तीज का। तो आखा तीज को ही बीकानेर दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। बीकानेर में आखा तीज का जो त्योहार है, यह बीकानेर दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बीकानेर नगर बसाया गया था। 488 ईस्वी में यह बसाया गया था, राती घाटी स्थान पर यह बसाया गया था। हालांकि इस समय होता क्या है, इस समय मेवाड़ में महाराणा कुंभा के पुत्र उदा अपने पिता की हत्या कर देता है। यानी कि उदा के द्वारा कुंभा की हत्या कर दी जाती है और शासक बन जाता है। लेकिन मेवाड़ सरदार उदा को हटा करके और उदा के छोटे भाई रायमल को बुला करके उसको शासक बना देते हैं। तो उदा यहां से भाग करके कुंभलगढ़ चला जाता है और कुंभलगढ़ से यहां अपने पुत्र इनको लेकर के और पाली आ जाता है। पाली के बाद में वो यहां पर बीकानेर में बीका के पास में आ जाता है, लेकिन बीका इसको शरण नहीं देता है, सहायता देने से इनकार कर देता है। और बाद में ये उदा सुल्तान मांडू के सुल्तान के पास चला जाता है, गयासुद्दीन खिलजी के पास में, और यहां पर आकर के इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस ये बीकानेर के शासक बीका के समय का ही है, यानी कि बीका के समय ही महाराणा कुंभा की हत्या हो गई थी। अब बीकानेर के उत्तर पूर्व में जाटों का अधिकार था। यहां पर दो जाट थे, एक तो गोदारा जाट पांडु थे और दूसरा सारण जाट पुल्ला। दो व्यक्ति थे, एक तो गोदारा जाट का शासन था पांडु और एक है सारण जाट पुल्ला। ये दो जाट शासक थे, इनका शासन था उत्तर पूर्व में। अब होता क्या है, पांडु और पुल्ला के मध्य विवाद हो जाता है। पुल्ला ये सहायता मांगता है रायसाल और सिद्धमुख से, तो ये इनको तो सहायता मिल जाती है, लेकिन पांडु को जो सहायता करने वाले थे ये थे राव बीका। तो इनके डर के मारे पुल्ला को साथ देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि पांडु के साथ में यहां बीका राव बीका था। इस वजह से इसके डर के हिसाब से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो पुल्ला को सहायता दे। तो जब कोई सहायता नहीं मिल पा रही होती है, तो यहां होता क्या है कि स्वामी नरसिंह जाट ये इसके पास चले जाता है और पांडु के विरुद्ध युद्ध करता है, और इस युद्ध में पांडु की हार हो जाती है। यानी कि कैसे न तैसे करके जो पुल्ला है अपने साथ में स्वामी नरसिंह जाट को मिला लेता है और पुल्ला और पांडु से लड़ाई करता है। पांडु इस युद्ध में हार जाता है, क्योंकि उस समय बीका और कांदल ये इसके साथ में नहीं थे। भाग करके यहां से पांडु बीका के पास चला जाता है
और बीका उस समय सिद्धमुख में थे। तो बाद में होता क्या है, सिद्धमुख से आकर के और नरसिंह को राव बीका के द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने पूला की सहायता की थी। इसके अलावा जब इसने नरसिंह को मार देता है तो इसके बाद में जो भी इसके साथ में थे, जैसे कि रायसल, कंवरपाल और पुल्ला, ये इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और कुल मिलाकर के जाटों के सभी ठिकानों पर बीका का अधिकार हो जाता है। पांडु के वंश, क्योंकि पांडु इसी के पक्ष में ही थे, तो पांडु के वंशजों को बीकानेर के राजाओं को राज तिलक करने का अधिकार दे दिया जाता है बाद में। तो अभी जो बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक करते हैं, ये गोदारा जाट पांडु के वंशज ही करते हैं। कांदल जो कि बीका के चाचा थे, ये हिसार के पास गए हुए थे। तो होता क्या है, हिसार में एक फौजदार था सारंग खा के द्वारा इसके चाचा कांदल की हत्या कर दी जाती है। जब ये बात जो बीका को पता चलती है तो ये गुस्से में होता है और इसने सारंग खा को मारने की प्रतिज्ञा ले लेती है। इसके बाद में बीका ये जानकारी अपने पिता जोधा को देता है। इसके लिए चौथमल को जोधपुर भेजता है। तो जोधा वहां से भी एक नई सेना लेकर के आता है और इसके साथ में मिलते हैं मेड़ता के दूधा और बरसिंह, इनको भी साथ में लेकर के आ जाता है। और द्रोणपुर में ये दोनों सेनाएं मिलती है, जोधा की और बीका की दोनों सेनाएं द्रोणपुर में आकर के मिलती है और यहां से ये आगे बढ़ती है हिसार की ओर। और हिसार में जब ये युद्ध होता है तो बीका के पुत्र नरा के द्वारा सारंग खा को मार दिया जाता है। इस प्रकार से नरा सारंग खा को मार दिया, अपने चाचा की मृत्यु का इन्होंने बदला ले लिया है। सारंग खा को मार दिया था जो कि वो की जोधा के एक भाई था। तो उसको बीका पर बहुत फक्र होता है और वो बड़ा खुश होकर के और बीका से कहता है, वारे बेटा बीका, मैं तुझसे एक वचन मांगता हूं, तू ही मेरा सपूत है, मैं तुझसे एक वचन मांगता हूं कि एक तो लाडनू मुझे दे दे, लाडनू का हिस्सा मुझे दे दे। और तूने तो वैसे अपने लिए बीकानेर में एक अलग राज्य स्थापित कर लिया है, तो ये तो जोधपुर का जो इलाका है अपने भाई को दे दे। बीकानेर, हाँ कोई बात नहीं, चलो ठीक है दे देता हूं, क्योंकि मैं तो अलग से अपना एक राज्य स्थापित कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात आपको मेरी भी माननी पड़ेगी, मैं आपका बड़ा पुत्र हूं, तो आपको मुझे तख्त छत्र और आपकी तलवार और ढाल मेरे को मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं आपका बड़ा पुत्र हूं। तो जोधा ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं जैसे ही जोधपुर जाऊंगा तो ये आप सारी वस्तुएं आपके पास में पहुंचा दूंगा। कुछ समय बाद जोधा का देहांत हो जाता है और इसके बाद गद्दी पर बैठता है इसका पुत्र सातलदेव। सातलदेव जब गद्दी पर बैठता है तो कुछ समय बाद ही ये मारा जाता है, ज्यादा समय तक ये नहीं रह पाता है, मुसलमानों के हाथों ये मारा जाता है। हालांकि इसके कोई संतान नहीं थी। तो इसके बाद में सातल का छोटा भाई सूजा गद्दी पर बैठता है, क्योंकि वादे के मुताबिक बीका राज चिन्ह लाने के लिए एक व्यक्ति को भेजता है, पड़िहार बेला को, इसको जोधपुर भेजता है कि आप जाइए और जोधपुर से मेरे लिए वहां के जो तलवार ढाल है, तख्त छत्र है, ये चीज लेकर के आइए। लेकिन सूजा क्या है, ये वस्तुएं देने से इनकार मना कर देता है। तो बीका का गुस्सा आता है तो वो बड़ी सेना लेकर के जोधपुर पर आक्रमण कर देता है, जोधपुर को घेर लेता है। वैसे देखा जाए तो कुछ दिन तक ही ये युद्ध चलता है। वैसे युद्ध क्या, जोधपुर दुर्ग को घेर लेता है, जोधपुर दुर्ग की सप्लाई को बंद कर देता है। कुछ दिनों बाद ही दुर्ग में पानी की समस्या हो जाती है। तो सूजा की माता जो हाडी रानी जसमादे थी, इसने इन दोनों के मध्य सुलह करवा दी थी और ये ढाल, छत्र, तलवार, चवर, ये सारी चीजें जो कि एक राज्य चिन्ह के रूप में, और ये बीका को दे देती है। बीका इसको अपने साथ में ले आता बीकानेर में और वर्तमान में ये सारी चीजें बीकानेर दुर्ग में रखी गई है। साल में 2 बार इनकी पूजा करती है, एक तो विजयदशमी यानी दशहरे के दिन और दूसरा दिवाली के दिन इनको
पूजा जाता है और खुद शासक इसको पूजता है। बीका की जो अंतिम लड़ाई थी ये रेवाड़ी पर थी और इसके बाद में 1504 में बीका की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में जो अगला शासक बनता है वो है रावनरा। रावनरा जो कि बीका का ही पुत्र था, 1504 में और एक साल ये शासन करता है। कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ये बीका का ही बड़ा बेटा था। उसके बाद में बीका की एक पत्नी थी, ये रंगकुमरी। रंगकुमरी जो कि पुंगल के राव शेखा की पुत्री थी और इन्हीं से ही लूणकरण का जन्म हुआ था। क्योंकि रावनरा के कोई संतान नहीं थी तो यहां बीका के ही एक पुत्र को यानी लूणकरण को राजा बनाया जाता है। इसके समय लूणकरण के समय होता क्या है कि जो क्षेत्र राव बीका ने जीते थे उनमें धीरे धीरे विद्रोह होने लग जाता है, उन क्षेत्रों में धीरे धीरे उत्पात होने लगता है। तो लूणकरण के द्वारा इन विद्रोह का दमन किया जाता है। तो सबसे पहले इसी कड़ी में सबसे पहले ददरेबा चूरू पर विद्रोह होता है 1509 में। इस विद्रोह को दमन करने के लिए आक्रमण करता है लूणकरण और यहां का स्वामी था मानसिंह चौहान। ददरेबा चूरू का स्वामी कौन था? मानसिंह चौहान। इन्होंने काफी समय तक लूणकरण का मुकाबला किया, लेकिन बाद में किले में सामग्रियां खाने की पीने की कमी हो गई थी, दरबार खोलने पड़े थे और यहां दोनों में फेस टू फेस युद्ध होता है और लूणकरण के छोटे भाई घड़सी के द्वारा मानसिंह चौहान मारा जाता है और इस प्रकार से एक बार पुनः ददरेबा चूरू पर लूणकरण के अधीन हो गया, यानी कि बीकानेर के अधीन हो जाता है। यहां पर अपनी एक चौकी स्थापित करके लूणकरण वापस अपनी राजधानी बीकानेर में वापस आ जाता है। दूसरा जो विद्रोह होता है ये होता है फतेहपुर में। फतेहपुर को भी अपने अधिकार में कर लेता है। फतेहपुर पर कायम खानियों का अधिकार में था और यहां दौलत खां के द्वारा शासन किया जा रहा था। यहां पे किसका शासन था? दौलत खां के द्वारा। तो दौलत खां पर यह आक्रमण करता है, फतेहपुर पर यह आक्रमण करता है और फतेहपुर पर भी ये अपना अधिकार कर लेता है। 1512 ईस्वी में ये फतेहपुर पर आक्रमण करता है। इसके अगले साल ही नागौर के एक शासक थे मोहम्मद का, ये बीकानेर पर आक्रमण कर देता है, लेकिन इसको यहां पर पराजय का सामना करना पड़ता है, यानी कि नागौर के शासक को ये हरा देता है लूणकरण। इसके बाद में जो इंपोर्टेंट शासक है वो है जैसलमेर का। इसके कुछ दिनों बाद ही लूणकरण जैसलमेर पर आक्रमण कर देता है। अब जैसलमेर पर उस समय राव जैत सिंह का शासन था। देखो जैत सिंह कई जगह हुए थे, बीकानेर में भी हुए थे। अच्छा, अगला शासक जैत सिंह ही बनेगा। एक तो वो जैत सिंह बीकानेर में भी है, जैसलमेर में भी है और ये जैत सिंह अपना जोधपुर में भी देखने को मिला है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के जैत सिंह की बात कर रहे हैं। तो जब ये जैसलमेर पर आक्रमण करता है तो जैसलमेर पर उस समय राव जैत सिंह का शासन था और जैत सिंह को ये पराजित करके बंदी बना लेता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये जैत सिंह को वापस छोड़ देता है। इसके अलावा चायलवाड़ा जो कि सिरसा और हिसार की सीमा पर स्थित है, यहां पर भी इनके द्वारा आक्रमण किया जाता है और लूणकरण के द्वारा यहां पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। लूणकरण का जो विवाह होता है ये मेवाड़ के रायमल की पुत्री के साथ होता है। 1514 ईस्वी में इनका विवाह होता है। उस समय मेवाड़ के जो शासक थे ये संग्राम सिंह थे। विवाह किससे होता है? रायमल की पुत्री से इनका विवाह होता है, जो कि मेवाड़ के शासक रहे थे। संग्राम सिंह के टाइम की बात है ये। अब होता क्या है, बाद में बीच में ही जब सूजा के टाइम से ही मारवाड़ और बीकानेर में द्वंद्व चालू हो गया था, एक छत्र को लेने के लिए, राज चिन्हों को लेने के लिए। तो बाद में होता क्या है कि जोधा के समय की ये बात है कि जोधा नागौर पर आक्रमण करता है। तो नागौर के खान की सहायता के लिए लूणकरण
इसका साथ देता है। ये कोई इंपॉर्टेंट वैसी बात है नहीं है, बस थोड़ी सी बात है कि कहीं एक शाखा जो कि बीकानेर की शाखा जोधपुर से ही अलग शाखा हुई थी, इनके परिवार की एक शाखा थी, लेकिन नागौर के शासकों को बचाने के लिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो धीरे धीरे इनमें अनबन हो जाती है, बाद में बीकानेर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। बाद में 1526 ईस्वी में लूणकरण की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु नारनौल के शेख अमीवीरा से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। नारनौल के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके समय दो दरबारी कवि थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके समय दो दरबारी कवि थे, कौन कौन से थे? एक तो था जयसोम। जयसोम जिन्होंने करम चंद्र वंशोत्कीर्तनकम काव्यम, ये बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है, जयसोम के द्वारा लिखा गया है और इसमें लूणकरण की तुलना दानीकरण से की थी। इसके अलावा एक शासक और थे, बीटू सुजा। बीटू सुजा भी राव जैत सिंह के दरबारी कवि थे और इन्होंने जैतसिरो छंद लिखा था और इसमें लूणकरण को कलयुग का करण कहा था। इसी के नाम से एक झील भी बनी हुई है बीकानेर में, लूणकरण, जो कि खारे पानी की झील है। तो लूणकरण की दो उपाधियों का नाम ध्यान में रखना, दानीकरण या कलयुग का कर्ण। दानीकरण किसने कहा था? जयसोम ने एक पुस्तक लिखी थी, करमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम काव्यम, जिसमें जयसोम ने लूणकरण को दानीकरण बताया। और बीटू सुजा की एक पुस्तक है जयसिरो छंद, जैतसिरो छंद, जिसमें वैसे तो जैतसी की विशेषता बताई गई है, लेकिन यहाँ पर लूणकरण का भी जिक्र किया गया है और लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। ये किसने कहा है? बीटू सुजा ने। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कलयुग का कर्ण। इसके बाद में जो शासक बनता है, जैत सिंह शासन बनता है। लूणकरण का बड़ा पुत्र है जैत सिंह और जिनका जन्म 1489 ईस्वी में होता है। ये शासक बनते हैं 1526 में और 1526 से 42 ईस्वी तक का इसका शासन रहा था। तो लूणकरण का अगला शासक जो बनता है वो कौन बनता है? जैत सिंह बनता है। जैत सिंह जैसे शासक बनता है उसके अगले ही साल यानी कि 1527 ईस्वी में ये द्रोणपुर पर चढ़ाई कर देता है। द्रोणपुर पर चढ़ाई करने के लिए सेना भेज देता है और यहां पर उदयकरण का पुत्र था कल्याणमर, ये द्रोणपुर से भाग जाता है और भाग करके जैत सिंह के पास में फिर द्रोणपुर आ जाता है। अपने द्रोणपुर पर ये कब्जा कर लेता है। तो द्रोणपुर पर बाद में किसका कब्जा हो जाता है? जैत सिंह का कब्जा। कल्याणमल यहां से भाग जाता है। इसी के समय दिल्ली में मुगल साम्राज्य चल रहा था, तो हुमायूं के चारों भाइयों का बंटवारा हो चुका था और हुमायूं के भाई कामरान को लाहौर का अधिकार मिल जाता है। तो लाहौर उस समय बीकानेर के आसपास का ही क्षेत्र था। तो साम्राज्यवादी दृष्टि से कामरान अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लाहौर के बाहर यानी कि राजस्थान की तरफ बढ़ता है। तो उसको देखता है कि राजस्थान में बीकानेर का जो रियासत है, बीकानेर के जो शासक है, ये एक स्वतंत्र रियासत थी, स्वतंत्र शासक थे यहाँ के। तो कामरान क्या करता है, एक बड़ी सेना लेकर के और बीकानेर की ओर रवाना होता है। यहाँ पे सिंधु नदी पड़ती है, सिंधु नदी के बाद में सतलज नदी को पार करते हुए भटिंडा के आसपास तक ये आ जाता है और भटनेर को घेर लेता है। कामरान भटनेर पर आक्रमण करके और भटनेर को घेर लेता है। और इस समय जो भटनेर का जो शासक था ये खेत सिंह था। ये वो खेत सिंह है, कांदल का ही पोता है, ये कांदल का पोता खेत सिंह ये है। तो इस समय भटनेर पर किसका शासन था? खेत सिंह का शासन था और भटनेर को घेर लेता है कामरान। यहां पर लड़ाई होती है और खेत सिंह मारा जाता है। कामरान का भटनेर पर अधिकार हो जाता है। भटनेर पर आक्रमण करने के बाद, भटनेर को अपने अधिकार में करने के बाद में अब कामरान बीकानेर की ओर रवाना होता है। जैत सिंह ने सोचा भाई बड़ी सेना है, मैं कैसे इसका मुकाबला करूंगा। तो ये यहां से दूर अपनी सोच बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वो यहां से चला जाता है और दुर्ग की जिम्मेदारी भोजराज रूपावत को छोड़ देता है।
भोजराज रूपावत के दे देता है, भाई आप इस बीकानेर को संभालिए, मैं अभी यहां से जाता हूं। तो फिर होता क्या है, इस गढ़ पर वैसे मुगलों का अधिकार हो जाता है और यहां कुछ समय बाद में, वैसे पहले तो बीकानेर पर मुगलों का अधिकार हो जाता है, लेकिन जय सिंह को कहीं न कहीं ये बाद में बीकानेर को प्राप्त करने की कोशिश करता है और इसके लिए एक सेना तैयार करता है। रात्रि के समय ये मुगलों पर आक्रमण करता है। जब अचानक ये इस आक्रमण को मुगल सेना सहन नहीं कर पाती है और ये वापस से बीकानेर से भाग जाती है, तो एक बार फिर से बीकानेर पर जय सिंह का अधिकार हो जाता है। इसी समय होता क्या है कि मालदेव, जो कि जोधपुर का शासक है, इसने कुंपा के नेतृत्व में बीकानेर में एक सेना भेजी थी जय सिंह की सहायता के लिए, और शेरशाह सूरी के पास एक व्यक्ति को भेजा था, क्योंकि भाई उस समय बीकानेर पर संकट था, तो मालदेव ने इनकी सहायता भी की थी। और किसको भेजा था? नागराज को भेजा था कि आप शेरशाह सूरी से और सहायता मांगिए। तो ये क्या करता है नागराज, ये जयद्रथ सिंह के जो परिवार है इनको लेकर के, जय सिंह के परिवार में जय सिंह के पुत्र थे कल्याणमल और इनका परिवार, इनका पत्नी वगैरह और इनका पुत्र कल्याणमल, इनको ले जा करके और सिरसा में छोड़ देता है और खुद यानी कि नागराज जाता है शेरशाह सूरी के पास में, क्योंकि अब यहां पर इनका कब्जा हो जाता है मुगलों का। तो शेरशाह सूरी से सहायता मांगने के लिए ये अपने मंत्री नागराज को भेजता है। तो नागराज करता क्या है, एक तो इसके परिवार को ले जाता है, कहीं न कहीं परिवार पर संकट न आए, तो जय सिंह के पुत्र और परिवार को लेकर के इसको सिरसा छोड़ देता है और खुद शेरशाह सूरी के पास में जाकर के सहायता मांगने चला जाता है। अब होता क्या है, शेरशाह सूरी आक्रमण करने के लिए आता है, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है और हालांकि इस युद्ध में जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध को पाहेबा साहेबा के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1542 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। ये इंपॉर्टेंट शासक है, पाहेबा का युद्ध। हालांकि इस युद्ध के बाद में मालदेव ने बीकानेर को कुपा को सौंप दिया था और इसके बाद से ही बीकानेर में जो राठौड़ों की कुपावत शाखा चली थी, कुपा के कारण से ये कुपावत शाखा चली थी। अगले जो शासक बनते हैं वो है राव कल्याणमल। कल्याणमल उस समय सिरसा में थे, क्योंकि बीकानेर पर मालदेव का कब्जा हो गया था। शेरशाह सूरी से जब सहायता आई थी तो रास्ते में कल्याणमल भी शामिल हो जाता है शेरशाह सूरी के साथ में, और एक युद्ध होता है गिरी सोमेल का युद्ध, जो कि शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में होता है। 1544 में ये युद्ध होता है और जोधपुर पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है और वापस से कल्याणमल को अपना राज्य यानी बीकानेर मिल जाता है। इसी समय लगभग 1570 ईस्वी की बात है, अकबर अजमेर में आते हैं और कुछ दिन तक वो अजमेर में ही रुकते हैं और यहां पर नागौर में एक शुक्र तालाब का निर्माण करते हैं। 1570 ईस्वी में ही अकबर ने नागौर दरबार लगाया था और इसी समय राजस्थान के कई राजपूत राजा यहां से पहुंचे थे। बीकानेर से कल्याणमल भी पहुंचे थे अपने पुत्र के साथ में और इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बीकानेर से प्रथम शासक कल्याणमल ही थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसके अलावा अलग अलग जगह से अलग अलग भी आए थे, जैसे जैसलमेर से राय बाटी आया था और जोधपुर से मोटा राजा उदय सिंह आया था। तो काफी शासक आए थे, लेकिन जो बीकानेर की बात हम कर रहे हैं तो बीकानेर से जो आए थे वो आया था कल्याण सिंह।
ये आपको ध्यान में रखना है। 1571 में कल्याण सिंह की मृत्यु हो जाती है और एक नया शासक बनता है पृथ्वीराज राठौड़। तो अब जो शासक चलेंगे, तो क्योंकि अभी इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो पृथ्वीराज राठौड़ भी इसके अधीन ही रहेगा। पृथ्वीराज राठौड़ वैसे तो अकबर के नवरत्नों में से एक था। 1549 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये विष्णु का बड़ा अच्छा भक्त था। संस्कृत और डिंगल भाषा का अच्छा जानकार था। इसके कारण से पृथ्वीराज को डिंगल का हीरोज भी कहा जाता है। डिंगल भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था, ये ज्ञानी विद्वान ज्ञानी था। इसके कारण से पृथ्वीराज को डिंगल का हीरोज कहा जाता है। पृथ्वीराज के बारे में इटली के एक इतिहासकार रहे थे टेसिटोरी, इन्होंने ये कहा था कि अकबर ने पृथ्वीराज को गागरोन की जागीर दी थी और यहीं पर रह करके, गागरोन दुर्ग में रह करके, और पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल भाषा में, क्योंकि डिंगल का ही ये विद्वान था, तो डिंगल भाषा में 1580 ईस्वी में एक ग्रंथ की रचना करता है और उसका नाम है बेली कृष्ण रुक्मणी बचनी का। ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और दुर्सा अडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। दुर्सा अडा के द्वारा इसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। किसको कहा था? बेली कृष्ण रुक्मणी बचनिका को, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा गागरोन दुर्ग में रह करके इसकी रचना की जाती है। पृथ्वीराज के वंशज पृथ्वीराज लोथ बीका ये भी कहा जाते हैं और ये महाराणा प्रताप के प्रति बहुत आसक्ति रखते थे। इनके प्रति बहुत ही इनका आदर प्रेम भाव था। महाराणा प्रताप के से संबंधित कई प्रसिद्धियां, कई श्लोक इनके द्वारा लिखे गए थे। अगले जो शासक रहे थे ये हुए थे महाराजा राय सिंह। राय सिंह का शासनकाल 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक ये शासन रहा था और इन्होंने महाराजा धीराज या महाराजा ये 2 उपाधियां धारण की थी और अकबर ने भी इन्हें एक उपाधि दी थी, वो थी राय की। राय की उपाधि ये अकबर के द्वारा दी जाती है और साथ ही साथ में 4000 की मनसबदारी भी अकबर के द्वारा इसको दी जाती है। 1570 ईस्वी में नागौर में अकबर नागौर दरबार लगाता है, जिसमें जोधपुर के शासक मालदेव का बड़े पुत्र राम सिंह आता है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मालदेव जो है ये अपने बड़े बेटे को शासक न बना करके तीसरे पुत्र, अपनी एक रानी थी स्वरूप दे, इससे बड़ा ही इनको प्रेम था और इसी के पुत्र चंद्रसेन को यह शासक बना देता है। इस बात से रुष्ट होकर इनके जो बड़े पुत्र है राम और उदय, ये दोनों अकबर से जाके मिल जाते हैं। वैसे तो जब नागौर दरबार लगाया गया था अकबर के द्वारा, तो उस दरबार में चंद्रसेन भी गया था। वहां पर इन्होंने अपने बड़े भाइयों को देखा और अपनी वहां पर कुछ सम्मानजनक स्थिति न पा करके ये वहां से भद्राजून आ जाता है। तो अकबर को इस बात से थोड़ा गुस्सा आता है, तो ये इस पर आक्रमण भी करता है और जोधपुर का प्रशासन वैसे राय सिंह को दे रखा होता है। तो उस समय जब नागौर दरबार रखा था तो वहां से चंद्रसेन आ जाता है भद्राजून। अकबर भद्राजून पर आक्रमण करवाता है, लेकिन ये वहां से भी आगे चला जाता है। यानी कुल मिलाकर के चंद्रसेन ने कभी भी मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसके कारण से इसको प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, या मारवाड़ का प्रताप भी इसको कहा जाता है चंद्रसेन को। वैसे अभी हम गुजरात की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ये बात आई थी तो मैंने आपको ये बता दी थी। इसके बाद में 1585 ईस्वी में इसके समय बलूचिस्तान में विद्रोह हो जाता है। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर राय सिंह को ही भेजता है, क्योंकि अभी ये राय सिंह के अधीन, जो मुगल शासक के अधीन काम कर रहे हैं, तो राय सिंह को बलूचिस्तान का विद्रोह दबाने के लिए भेजता है। और राय सिंह और भगवंता दोनों को लाहौर का प्रशासक भी नियुक्त किया जाता है अकबर के द्वारा। 1589 ईस्वी में बीकानेर में एक किले का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और उस किले का नाम है जूनागढ़ का किला, जो कि 1594 ईस्वी में यह बनकर के तैयार हो जाता है। और यह दुर्ग का निर्माण
इनके ही मंत्री करमचंद की देखरेख में ये बनता है। ये भी ध्यान में रखना, किसने बनवाया था? ये तो बनता तो राय सिंह के शासनकाल में, बनवाया किसने था? करमचंद ने। और इसी जूनागढ़ को जमीन का जेबर के नाम से भी जानते हैं। ये नाम आपको ध्यान में रखना, जमीन का जेबर, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जमीन का जेबर किस दुर्ग को कहा गया है? तो ये जूनागढ़ दुर्ग को कहा गया है। अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ का प्रदेश सौंपा था। इसके बाद में 1603 ईस्वी की बात है, अकबर ने सलीम को मेवाड़ के अभियान पर भेजा था। और सलीम के साथ साथ इन्होंने राय सिंह, जगन्नाथ, माधो सिंह और मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र साकत सिंह, इसमें इन शासकों को सलीम के साथ भेजा था। सलीम वैसे तो फतेहपुर में ही रुक गया था, लेकिन ये युद्ध बाद में ऐसा आगे चल नहीं पाया था। ये युद्ध इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ एक जानकारी है जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राय सिंह, इसकी उपाधि पहले तो 4000 उपाधि थी, लेकिन बाद में इसकी उपाधि 5000 कर दी जाती है, 1000 और बढ़ा दी जाती है। जहांगीर बाद में, ये तो अकबर के समय की बात थी, जहांगीर के समय राय सिंह की ये नियुक्ति दक्षिण भारत में कर देता है और दक्षिण भारत में बुरहानपुर में राय सिंह की मृत्यु हो जाती है। राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ भी माना जाता है। एक्चुअल में राय सिंह के समय एक अकाल भी पड़ जाता है, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति और पशु मारे जाते हैं। राय सिंह ने इनको बचाने के लिए जगह जगह सदाव्रत खोले थे, जगह जगह कैंप लगाए थे, पशु को चारे पानी की व्यवस्था करवाई थी। तो इसी कारण से मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताने का करण भी कहा था। तो राजपूताने का करण और कलयुग का करण दोनों अलग अलग उपाधियां हैं। राजपूताने का करण तो राय सिंह को कहा जाता है, जबकि कलयुग का करण या दानीकरण ये लूणकरण को कहा जाता है। और इसी के समय देखिए, ये एक विद्वान कवि भी था राय सिंह। इनके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए थे, एक तो राय सिंह महोत्सव और दूसरा ज्योतिष रत्नाकर। ये 2 ग्रंथ इसके द्वारा लिखे गए थे। इसके अलावा एक टीका भी इसके द्वारा लिखी गई थी, और ये टीका कौन सी है? बाल बोधनी टीका। अकबर ने राय सिंह को 3 जागीरें दी थी, एक तो जूनागढ़ की जागीर, दूसरा नागौर और एक शमशाबाद। ये 3 जागीरें अकबर के द्वारा राय सिंह को दी जाती है। और राय सिंह की एक उपाधि और मिलती है, राजेंद्र, और ये उपाधि करमचंद बसोत कीर्तम काव्यम में देखने को मिलती है। इसके बाद में इसका जो अगला शासक बनता है वो बनता है दलपत सिंह। वैसे तो देखा जाए तो दलपत सिंह जो है ये रानी, एक भटियाणी रानी थी गंगा, जिससे राय सिंह अत्यधिक प्रेम करता था। और गंगा का ही पुत्र था सूर सिंह। तो राय सिंह क्या है, पहले सूर सिंह को नियुक्त करता है। तो दलपत सिंह क्या है, यहां से जाकर के और जहांगीर के पास चला जाता है। जहांगीर उसे राय का खिताब देता है दलपत सिंह को, और अपने यहां का शासक भी नियुक्त कर देता है। दलपत सिंह ने अनूपगढ़ के नजदीकी एक और दुर्ग बनवाना प्रारंभ कर दिया था, उसका नाम है चूड़ीहर दुर्ग। लेकिन भाटियों ने इसका विरोध किया था, तो ये चूड़ीहर दुर्ग कंप्लीट नहीं हो सका था। इसके कुछ समय बाद ही जहांगीर ने बीकानेर के राज्य सूर सिंह को दे दिया था। दलपत सिंह को गद्दी से हटाने के बाद में, दलपत सिंह को गद्दी से हटा दिया था जहांगीर के ने, और नवाब जियाउद्दीन खां को यहां पे भेज दिया था, भाई आप जाइए, दलपत सिंह को गद्दी से हटा दिए। सूर सिंह जब शाही सेना लेकर के यहां से रवाना हुआ था, तो दलपत सिंह भी अपनी सेना को तैयार करके और एक छापर नामक स्थान पर आ जाता है, और दोनों में युद्ध होता है। जियाउद्दीन खां और दूसरी तरफ दलपत सिंह, इनमें युद्ध होता है और दलपत सिंह की इसमें विजय होती है। जियाउद्दीन दिल्ली की ओर सहायता मांगने के लिए जाता है, लेकिन सूर सिंह ने सभी सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया था।
पर दूसरे दिन भी यहाँ युद्ध चालू होता है दलपत सिंह और इधर मुगल बादशाह के जो सेनापति थे जियाउद्दीन खां। बाद में इस युद्ध में दलपत सिंह पराजित हो जाते हैं, इनको बंदी बना लिया जाता है। और ऐसा तुजुक जहांगीरी में लिखा गया है कि दलपत सिंह को गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया गया था और यहाँ पर दलपत सिंह को मृत्युदंड की सजा दे दी गई थी। इसके बाद में जो अगला शासक बनता है यह है सूर सिंह। सूर सिंह जिसका जन्म 1594 ईस्वी में देखने को मिलता है और दलपत सिंह को परास्त करके, वैसे तो दलपत सिंह का ही ये भाई था, तो दलपत सिंह को परास्त करने के बाद में ये बीकानेर का शासक बनता है और सूर सिंह को बादशाह जहांगीर ने दक्षिणी सूबों में खुर्रम के विरुद्ध भेजा था। जहांगीर के समय सूर सिंह की मनसबदारी 3000 जात थी और 2000 सवार थी। शाहजहां ने इसकी मनसबदारी को बढ़ा करके 4000 जात कर दी और 2500 सवार कर दी। तो ये कुछ मनसबदारी थी जो कि आगे शाहजहां ने इसको बढ़ा दी। जहांगीर के समय कम थी, जहांगीर के समय 3000 थी, जबकि शाहजहां के समय 4000 हो जाती है। सूर सिंह को काबुल में मोहम्मद खां के विरुद्ध भी भेजा जाता है। जहांगीर के समय सूर सिंह को राजा की उपाधि दी जाती है और शहजादे खुर्रम ने सूर सिंह को उच्च कुल के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ ये उपाधि दी गई थी। सूर सिंह की मृत्यु 1631 ईस्वी में बुरहानपुर के नजदीक भोरी गांव में हो जाती है। ये जनरली सूर सिंह से बातें ध्यान में रखना है। अगला जो शासक होता है ये करण सिंह होता है। 1631 में ये शासक बनता है और सूर सिंह का ज्येष्ठ पुत्र ही है ये, जिसका जन्म 1616 ईस्वी में हुआ था। जोधपुर के राजा गज सिंह का ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह था, लेकिन गज सिंह ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को बना दिया था। अमर सिंह जो है फिर बादशाह की सेवा में चला जाता है और बादशाह उसे राव का खिताब और नागौर की जागीर दे देता है। इसके समय एक युद्ध हुआ था मतीरे के राड़। एक्चुअली में हुआ क्या था कि बीकानेर के सीमा के खेत पर एक मतीरे की बेल थी और ये बेल फैल करके नागौर की सीमा में चली जाती है और इसमें मतीरा भी लगा हुआ था। तो ये जब इसी मतीरे की बेल के ऊपर यहाँ पर दो किसानों में लड़ाई हो जाती है और इसी राड़ को ही मतीरे की राड़ के नाम से जानते हैं, जो कि 1644 ईस्वी में होती है। करण सिंह के अधीन पुंगल के राव सुदर्शन भाटी विद्रोही हो गया था, तो करण सिंह ने सेना सहित गढ़ को घेर लिया और 1 माह की घेराबंदी के बाद में सुदर्शन यहां से भागकर चला जाता है। इसके बाद में शाहजहां 1648-49 ईस्वी की बात है, शाहजहां करण सिंह की मनसबदारी को बढ़ा करके और 2000 जात कर देता है, 2000 ही सवार कर देता है। दौलताबाद का किलेदार भी इसको बना देता है और 1 साल बाद इसकी मनसबदारी को 2000 से बढ़ाकर 2500 कर देता है और 2500 ही इसकी सवार कर देता है। कुछ समय बाद इसकी मनसबदारी को 3000 जात और 2000 सवार कर देता है, यानी कि 2000 सवार और 2000 जात इसको बढ़ा करके कुल मिलाकर 3000 जात और 2000 सवार कर देता है। मुगल शहजादों के उत्तराधिकारी युद्ध में करण सिंह का कोई रोल नहीं था, लेकिन इन्होंने दोनों पुत्र थे इसके, पदम सिंह और केसरी सिंह, इसको औरंगजेब की ओर से युद्ध करने के लिए भेजा था। करण सिंह के द्वारा 2 ग्रंथ रखे गए थे, एक तो साहित्य कल्पद्रुम, वैसे तो और भी कई ग्रंथ लिखे थे लेकिन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है साहित्य कल्पद्रुम। साहित्य कल्पद्रुम के अलावा इन्होंने कर्ण भूषण व काव्य डाकिनी, इसके अलावा कर्ण वतांश और कर्ण संतोष, ये भी करण सिंह के द्वारा लिखे गए थे। साहित्य कल्पद्रुम ये अलंकार संबंधी ग्रंथ है जिसमें बड़े बड़े पत्तों पर लिखा गया है। 383 टोटल पत्रे हैं इन पर ये लिखा गया है और प्रारंभ में महाराजा राय सिंह से करण सिंह तक का इसके में वंशावली लिखी गई है और कई विद्वानों की सहायता से करण सिंह ने इसको लिखवाया है। कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी ये पंडित गंगानंद मैथिली द्वारा लिखा गया है, इसी के समय ये ग्रंथ लिखे गए हैं। कर्ण वतान जो कि भट्ट औसिक के द्वारा रचित किया गया है और कर्ण संतोष कवि मुद्रल के द्वारा रचित किया गया है। ये करण सिंह के समय की बातें हैं। इसके बाद जो शासक बनता है अनूप सिंह जिसका जन्म 1638 ईस्वी में होता है।
और अनूप सिंह को ख्वाजा बहादुर जफरगंज कोलकदास का खिताब दिया जाता है और अनूप सिंह को महाराजा की उपाधि भी दी जाती है। महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील बनवा करके, इसी के समय की बात है, राजसमंद झील बना करके उत्सव का आयोजन किया था। तो उसी उत्सव में राज सिंह का बहनोई अनूप सिंह उपस्थित नहीं हो सका था। तो तब राज सिंह ने अनूप सिंह के लिए मन मुक्ति नाम का एक हाथी सह श्रृंगार नाम का घोड़ा और तेज निशानदार घोड़ा बीकानेर भेज दिए थे। औरंगजेब की ओर से अनूप सिंह दक्षिण के गोलकुंडा की लड़ाई में शामिल हुआ था और औरंगजेब ने अनूप सिंह को माही मरातब की उपाधि भी दी गई थी। इसके अलावा महाराजा गज सिंह और महाराजा रतन सिंह को भी माही मरातब की उपाधि मिली हुई थी। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। माही मरातब की या माही मरातब की उपाधि किन किन को मिली थी? अनूप सिंह को मिली थी, गज सिंह और रतन सिंह को भी माही मरातब की उपाधि देखने को मिलती है। इसके समय ही एक नए गढ़ का निर्माण किया गया था जिसे अनूपगढ़ का नाम दिया गया है और महाराजा अनूप सिंह ने जोधपुर में राज अजीत सिंह को देने से मना कर दिया था और औरंगजेब से इन्होंने कहा था, लेकिन औरंगजेब ने इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया था। औरंगजेब ने बीजापुर अभियान में अनूप सिंह को भेजा था और यहीं पर ही अनूप सिंह की मृत्यु हो जाती है। अनूप सिंह के समय बीकानेर में उस्ता कला का विकास देखने को मिला है। वैसे इस उस्ता कला की शुरुआत तो राय सिंह के समय हुई थी, लेकिन जो सर्वाधिक विकास हुआ था वो अनूप सिंह के समय देखने को मिलता है। अनूप सिंह ने संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे थे जिसमें अनूप विवेक, काम प्रबोध और श्राद्धज्ञ प्रयोग चिंतामणि ये ग्रंथ इसके द्वारा लिखे गए थे। इसके अलावा अनुपोदय नाम से एक टीका लिखी थी जो कि गीत गोविंद पर टीका है। इसके अलावा इसके दरबार में एक विद्वान कवि थे विद्यानाथ सूरी, जिनके द्वारा ज्योतिष्पतिसार ग्रंथ और मणिराम दीक्षित ने अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास, धर्मशास्त्र ग्रंथ और अनंत भट्ट ने रत्नाकर ग्रंथ, उदयचंद्र ने पंडित दर्पण आदि ये ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए थे। यानी कि बहुत सारे दरबारी कवि इसके साथ दरबार में रहते थे जिनके द्वारा अलग अलग ग्रंथ देखने को मिलते थे। कौन कौन से ग्रंथ? अनूप सिंह ने तो जो रचना की थी अनूप विवेक, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। इसके अलावा गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी अनुपोदय। और कौन कौन से थे? विद्यानाथ सूरी, मणिराम दीक्षित, अनंत भट्ट, ये इसके दरबार में कवि थे और उदयचंद्र, ये चार विद्वान कवि थे। विद्यानाथ सूरी के द्वारा ज्योतिष्पतिसार, मणिराम दीक्षित ने अनूप व्यवहार और अनूप विलास धर्मशास्त्र ग्रंथ, आनंद भट्ट ने रत्नाकर और उदयचंद्र ने पांडित्य दर्पण ये ग्रंथ लिखे थे। ये जनरली अनूप सिंह के दरबार में ही रहते थे। इसके अलावा अनूप सिंह ने अपने पिता के समय सुख सारिका ग्रंथ का अनुवाद करवाया था और आनंद राम ने, अनूप सिंह के आश्रय में ही आनंद राम ने गीता का गद्य पद में अनुवाद किया था, भगवत गीता का अनुवाद किया था। वैसे देखा जाए तो औरंगजेब के जैसे ही औरंगजेब गद्दी पर बैठा था तो इन्होंने संगीत पर प्रबंध लगा दिया था और इसके समय शाहजहां के दरबार में प्रसिद्ध संगीताचार्य थे जनार्दन भट्ट। इनके पुत्र थे भाभट्ट और भाभट्ट ने अनूप सिंह के दरबार में आया था और उन्होंने अनूप सिंह के दरबार में रह करके ही संगीत अनूप कुंज संगीत, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर ये आदि ग्रंथ इसके समय लिखे गए थे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए संगीत ग्रंथों का जो संकलन किया था वो अनूप सिंह ने किया था और ये वर्तमान में बीकानेर पुस्तकालय में स्थित है। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़वाना प्रारंभ किया था तो अनूप सिंह ने क्या किया था, इन मूर्तियों को संकलित करके ये बीकानेर लाता गया और बीकानेर में एक मंदिर में इनको स्थापित करवाता गया। तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हो जाते हैं तो इन्हीं मंदिरों को 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक प्रकरण और देखने को मिलता है अनूप सिंह के समय, जो बीकानेर राज और बनमाली दास प्रकरण है। एक्चुअल में होता क्या है कि बीकानेर के जो शासक थे अनूप सिंह, इनकी एक पासवान भाई बनमाली दास था, क्योंकि दिल्ली जाकर औरंगजेब की सेवा में रहा था और उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो बादशाह ने बीकानेर का आधा मनसब इस बनमाली दास को दे दिया था। तो कुछ फौज लेकर के बनमाली दास बीकानेर आ जाता है
और राज की ओर से उसका अच्छा स्वागत किया था, क्योंकि ये मुगल बादशाह की तरफ से आया था। तो बनवाली दास ने बीकानेर के बाहर मंदिर में मुर्गे और बकरे कटवा दिए थे। और ये बात जब बीकानेर के शासक अनूप सिंह के पास जाके पहुंची, तो उन्होंने दो व्यक्तियों को भेजा था, दयाल दास और कोठारी दास, और उसको ये कहलवा के भेजा था कि भाई मंदिर के निकट पशु को मारना उचित नहीं है। इससे बनवाली दास क्रुद्ध हो गया, तो उसने ये कहा कि मेरी मर्जी है, मैं जो करूंगा वो करूंगा, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ का कुछ कुछ एरिया मेरे अंडर में भी आता है। तो इस पर बनवाली दास के मारने के कार्य से अनूप सिंह ने लक्ष्मी दास को बुलाकर उसको सौंपा था, और उसकी सहायता के लिए राजपुरा के बीकानेर भीमराजोत उसने साथ दिया था। तो कुछ ये बातें हैं जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो अगला शासक बनता है स्वरूप सिंह, ये 1698 से 1700 के बीच में इसमें शासक रहा था, और ये अनु सिंह का ही ज्येष्ठ पुत्र था। बीकानेर में स्वरूप सिंह की माता सिसोदा रानी चलाती थी, और 2 साल तक इन्होंने शासक किया था, और चेचक से इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला जो शासक बनता है वो बनता है सुजान सिंह। सुजान सिंह जो है, स्वरूप सिंह छोटी अवस्था में मर जाता है, तो इनका छोटा भाई सुजान सिंह शासक बनता है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली थोड़ी सी बात इसके संबंध में ध्यान में रखनी है। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में जोधपुर खालसा हो गया था, तो अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल बादशाह मुज्जम, जो कि बहादुर शाह के नाम से राजा बना था, और बीकानेर अजीत सिंह बीकानेर पर आक्रमण के लिए चला था, और लाडनू में आकर के ये डेरा डाल लेता है। कुछ एक बातें इसमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो शासक बनता है जोरावर सिंह, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जोरावर सिंह से रिलेटेड एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि इसके समय राजमाता सिसोदिया रानी थी, जिन्होंने बीकानेर में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जोरावर सिंह की प्रतिष्ठा में 1744 में जोरावर सिंह ने कोलायत में जाकर के चांदी का तुला दान किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके समय 2 ग्रंथों की रचना हुई थी, एक तो वेदक सागर, दूसरा पूजा पद्धति। रसिक प्रिया पर भी इसने टीकाएं लिखी थी, और इसके समय ही 1734 ईस्वी में हुरड़ा सम्मेलन हुआ था। इसके समय जो शासक अगला शासक बनता है गज सिंह। गज सिंह जैसलमेर के रावल अखेराज की पुत्री चंद्रकुमरी से इसका विवाह होता है, और बादशाह अहमद शाह ने हिसार की जागीर गज सिंह को दी थी। इसके अलावा गज सिंह को माही मरातिब की उपाधि भी देखने को मिलती है, और गज सिंह को 7000 की मनसबदारी भी देखने को मिलती है, जो कि दिल्ली के शासक अहमद शाह के द्वारा इसको दी जाती है। अगला जो शासक बनता है राज सिंह। राज सिंह वैसे बीमार रहने के कारण से कुछ ज़्यादा दिन तक ये शासन नहीं कर पाता है। तो अगला इसका जो शासक बनता है वो बनता है सूरत सिंह। सूरत सिंह ने जयपुर के शासक प्रताप सिंह की युद्ध में सहायता की थी, तो जयपुर की सहायता करने के कारण जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर आक्रमण किया था, और सबसे पहले थॉमस ने सर्वप्रथम जीतपुर को जीता था, और सूरत सिंह ने थॉमस से बाद में समझौता कर लिया था। और इन्होंने 1805 ईस्वी में भटनेर पर आक्रमण करके भटनेर को जीत लिया था, और ये मंगलवार के दिन जीता था, तो इसका नाम भटनेर दुर्ग से हटा करके हनुमानगढ़ कर दिया था। सूरत सिंह ने 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी, और इसके बाद में सूरतगढ़ का इन्होंने निर्माण करवाया था। और सूरत सिंह के समय में दयालदास ने दयालदास री ख्यात बीकानेर के राठौड़े की ख्यात लिखी थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो शासक बनता है रतन सिंह। रतन सिंह अकबर द्वितीय ने इनको माही मरातिब की उपाधि दी थी, और अपने पिता की स्मृति में देवी कुंड में एक छतरी बनवाता है, और अन्य छतरियों का भी ये जीर्णोद्धार कराता है। इस बीकानेर में सबसे पहले 1844 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुत्रियों को मारने की प्रथा को रोकने का जो काम किया था वो रतन सिंह ने ही किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या कन्याओं का वध की प्रक्रिया चलती थी, तो इसको बंद करवाने का जो काम किया था वो इसके द्वारा ही किया था। द्वितीय सिख युद्ध हुआ था 1848 में, तो रतन सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए ऊंटों की सेना भेजी थी। इसके अलावा 1846 ईस्वी में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण ये बीकानेर में करवाता है, और रतन सिंह की प्रशंसा में एक ग्रंथ लिखा था जस रत्नाकर, और ये ग्रंथ बीटू भूमा ने रतन विलास ग्रंथ भी लिखा था इसके समय। इसके अलावा कबिया सागरदान ने रतन रूपक नामक ग्रंथ भी देखने को मिलता है।
अगला जो शासक बनता है सरदार सिंह बनता है, और इस सरदार सिंह के द्वारा कई कुप्रथाओं का बंद किया था। इसने एक कर लिया जाता है बाचकर, तो इस बाचकर को बंद किया था, और इसके अलावा इसने मृत्यु भोज को भी बंद किया था। इसने ये कहा था कि मृत्यु भोज पर सिर्फ आप लापसी के अलावा और कोई नहीं बना सकते। इसके अलावा इन्होंने सती प्रथा और जीवित समाधि पर भी इन्होंने रोक लगाई थी। 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे वो बीकानेर के शासक सरदार सिंह थे, और इन्होंने तन मन धन से अंग्रेजों के साथ दिया था। रियासत के बाहर जाकर भी इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, पंजाब हरियाणा में जाकर के भी, और विद्रोह का दमन किया था। ये एकमात्र ऐसे शासक थे जो स्वयं विद्रोही से युद्ध करने ये गए थे। अंग्रेजों ने इसी बात से खुश होकर के इसको टिब्बी के 41 गांव अंग्रेजों ने इसको उपहार में दिए थे। सरदार सिंह के द्वारा सरदार शहर चूरू नामक कस्बा बसाया गया था, और बीकानेर के सिक्के बादशाह आलम द्वितीय के नाम से चलते थे, और विक्टोरिया के अधीन जब ये आया था तो चांदी के सिक्के का नाम हटा करके यहाँ पे औरंगराय हिंद और इंग्लिश क्वीन विक्टोरिया नाम इसने लिखवाया था। इसके समय में सरदार सिंह ने रसिक शिरोमणि नामक ना मंदिर बनवाया था। इसके बाद में जो अगला शासक बनता है डूंगर सिंह के कोई सरदार सिंह के कोई पुत्र नहीं था, तो डूंगर सिंह को शासक बनाया जाता है। काबुल की दूसरी लड़ाई में भी ये अंग्रेजों को साथ देता है। इसके समय बीकानेरी भुजिया जो प्रसिद्ध हुई थी वो डूंगर सिंह के समय हुई थी, और भूमि बंदोबस्त का जो कार्य किया था ये डूंगर सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला जो इंपॉर्टेंट शासक है वो है गंगा सिंह। गंगा सिंह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 वर्ष की आयु में ही ये शासक बन गया था, और अंग्रेजों ने इसको रिजेंसी काउंसिल पद का गठन किया था, और जिसके अध्यक्ष कर्नल थन्नावेड थे। और इनकी शिक्षा व्यवस्था मेयो कॉलेज के पंडित रामचंद्र दुबे को शिक्षक नियुक्त किया गया था। इसके समय ही बीकानेर में रेल व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, और तार व्यवस्था भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। इनकी जो सेना थी गंगा रेसाला, जो कि ऊंट सेना थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, गंगा सिंह की सेना। इसके समय अकाल पड़ा था, हैजे की बीमारी हो गई थी, इसके कारण से इन्होंने बीकानेर में गजनेर झील का निर्माण करवाया था, और भारत सरकार ने इनको खुश होकर के गंगा सिंह को प्रथम श्रेणी का केसर एक हिंदी की उपाधि भी दी थी। चीन में एक बक्सर आंदोलन हुआ था, इसका विद्रोह दबाने के लिए इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। चीन के युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा एडवर्ड सट्टम जब राज्य और के लिए दिल्ली लंदन गए थे, तो वहां प्रिंस ऑफ वेल्स ने गंगा सिंह को अपना एडीसी नियुक्त किया था, और चीन युद्ध पदक से भी इसको नवाजा गया था। इसके अलावा KCSI यानी कि नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि भी गंगा सिंह को दी गई थी। इसके अलावा कर्नल सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में बर्सिलेज की जो संधि है, इसके समय गंगा सिंह के ही हस्ताक्षर थे। मिस्र के सुल्तान ने इसे ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइल की उपाधि इसको दी गई थी। ड्यूक ऑफ कनेक्ट को जब भारत भेजा गया था, तो दिल्ली में एक दरबार आम लगाया गया था, और यहां पर नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी, और इसी के चांसलर गंगा सिंह को बनाया गया था। इसके समय भी जमींदार परसवनी समाज की स्थापना की गई थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि गंगा सिंह के समय बीकानेर गंगा नहर को लेकर के आए थे। इसके कारण से ही आधुनिक भारत का जो भागीरथ कहा जाता है वो गंगा सिंह को ही कहा जाता है। गंगा नहर का जो निर्माण कार्य है 1927 ईस्वी को पूरा हो गया था, और इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, और उद्घाटन में मदन मोहन मालवीय ये भी इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा सार्वजनिक सुरक्षा कानून जो कि 1932 में लागू हुआ था, ये महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही लागू किया गया था, और बीकानेर का काला कानून भी इसको कहा जाता है। बीकानेर रेलवे प्रबंधन का जो कार्यालय है ये जोधपुर के तहत हुआ था, और इसके अलावा 1924 ईस्वी में बीकानेर रेलवे विभाग अलग से बना दिया गया था। अंतिम शासक इसके जो बनते हैं वो शार्दुल सिंह बनते हैं, बीकानेर रियासत के अंतिम शासक हैं। और बीकानेर पहली ऐसी रियासत थी जो कि भारतीय संघ में शामिल होने वाली पहली रियासत थी। शार्दुल सिंह के नाम से एक स्पोर्ट्स स्कूल भी बीकानेर में स्थित है, और इनके समय में IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके जो इंजीनियर थे कंवरचंद, ये शार्दुल सिंह के ही दरबार में रहे थे। और एकीकरण के समय 30 मार्च 1949 को बीकानेर फाइनली
राजस्थान में शामिल हो गया था। तो ये थी प्रमुख इंपॉर्टेंट बातें जो कि बीकानेर से संबंधित आपको ध्यान में रखनी है। मैंने इसमें अधिकतर शासकों का वर्णन कर दिया। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। लास्ट में यहाँ 30 मार्च 1949 को बीकानेर राजस्थान में शामिल हो गया था, 5वें चरण में ये शामिल हो गया था। तो ये थी प्रमुख इंपोर्टेंट बातें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।